नाउ स्टूडेंट, अब इसके अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना। प्रोडक्शन इंक्रीज, यानी जो प्रोडक्शन था, हाई ग्रीन रेवोल्यूशन में जो प्रोडक्शन था अचानक से बहुत भयंकर बूस्टअप हो गया। जो आपका 1960 टू 1990 इज 1960 टू 1960 1960 टू 1961 में जो आपकी प्रोडक्टिविटी 22 मिलियन टन था, वो बच्चा उसके बाद जो है ना 176 मिलियन टन हो गया। यानी जैसे ही आपने इस फार्मेट को अडॉप्ट किया उस दरमियान एकदम रॉकेट हो गया। मतलब सोच ली कहीं 22 मिलियन टन आप उगाते थे और कहीं 176 मिलियन टन हो गए। सोचिए कितना इंक्रीजमेंट हुआ। राइज इन नेशनल इनकम, आपकी जाहिर सी बात है जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब आपका रॉ मटेरियल बनेगा तो मार्केट में सप्लाई करेंगे, जब मार्केट में सप्लाई करेंगे बिकेगा, जब बिकेगा तो आपका क्या होगा, तब आपका नेशनल इनकम भी तो ग्रोथ होगा। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है जब प्रोडक्शन बिकेगा, मार्केट में रॉ मटेरियल बिकेगा, सब लोग एक्सचेंज करेंगे, गुड्स को परचेज एंड सेल करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो आप उसको जब ऐड करेंगे सारी की सारी जीडीपी को, तो उसमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट होकर के आपको नेशनल इनकम इंक्रीजमेंट ही दिखाई देगा। इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस, मार्केट में बेचने के लिए क्रॉप बहुत ज़्यादा हो गया। यानी क्या हुआ कि जब सभी लोगों ने उगाने लगे तो वो, जैसे फॉर द एग्जांपल आप फसल पहले उगाते थे 100 टन, हाँ 1000 टन मान लेते हैं, तो 200 टन जो है आप क्या करते थे बच्चा, पहले 200 टन 1000 टन उगाते थे और पूरा का पूरा आप जो है इस्तेमाल करते थे अपने किसके लिए भाई, अपने घर के लिए यूज़ करते थे, मतलब घर के लिए खाने पीने के लिए। मगर जहाँ आपका प्रोडक्शन 10,000 टन हुआ तो तुरंत के तुरंत आप जो 9,000 टन जो बच गए एक्स्ट्रा, तो इसको मार्केट में क्या करेंगे, आप बेचेंगे ही ना, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस हो गया, ठीक है। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, अब सोचो कि जहाँ पे हमारा 1,000 टन उगता था और जो है उसमें से कुछ ही बचते थे, उसमें से थोड़ा सा मार्केट में जाके उसको बेचते थे। मगर जहाँ पे 8-9,000 टन ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया और उसको मार्केट में जब बेचने जाएंगे तो वहाँ पे स्टॉक तो हर लोगों का इसी तरीके से कई लोगों का आएगा, तो वहाँ पे जो स्टॉक बफर होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात होगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप, यानी लो इनकम ग्रुप को जो है बेनिफिट मिला। आप कहेंगे सर ये कैसे, आइए मैं बताता हूँ। अपने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट 11 क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड में मैंने बताया था जब प्राइस कम होगी तो डिमांड कम ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जब प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है, सॉरी, जब प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, सॉरी ज़्यादा हो जाएगी। और जब जो है प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। और सप्लाई में तो अपोजिट डायरेक्शन था, प्राइस बढ़ेगी तभी सप्लाई बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है जब तुम्हारे पास ज़्यादा स्टॉक हो गया तो तुम उसको दाम हायर हायर दाम पर तो सामान तो बेचोगे नहीं, तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना पड़ेगा, तभी तो आपका मार्केट में से सामान बाहर बिकेगा। तो जब आपने प्राइस कम किया तो लोग ने डिमांड बढ़ा दी, जब लोग डिमांड बढ़ाएंगे तो लो इनकम वाले भी आपके प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अभी शुरुआती दौर में गर्मी सीज़न आ गया, आम आने वाला है, अगर आम जो है 50 रुपये केजी है तो जल्दी से कोई नहीं खरीदेगा, 60 रुपये केजी नहीं खरीदेगा। मगर वही आम अगर 10 रुपये 20 रुपये केजी बिकने लगेगा कुछ टाइम बाद, और पक्का बिकता है, तो लोग सब के सब इस्तेमाल करने लगेंगे। मैंने कई घरों में देखा है कि आम जब 50 रुपये केजी था तो नहीं खरीदते थे, जहाँ पे 20 रुपये केजी हुआ तो शाम को गए 2 केजी जो है आम लेके आए, और फिर क्या हुआ कि रोटी बना लिया, आम रोटी खा लिया और रात का जो है सो गए। उससे प्रोटीन भी मिल गया और वो क्या बोलते हैं, पैसे भी, खाना बनाने में पैसे भी एक टाइम के खर्चे हुए हैं। जैसे एक टाइम का खाना बनाने में किसी लो इनकम वाले को खाना बनाने में दाल चावल रोटी और सब्जी वब्जी बनाने में लगभग 150 रुपये खर्च हो जाते हैं 5 लोगों में, ठीक है ना। और वही बंदा अगर जाता है मार्केट से, एक टाइम की बात हो रही है, 150 रुपये खर्च होता है, वही बंदा रात को जाता है, शाम को 2 किलो मैंगो लेके आ गया और रोटी बना दिया। रोटी की प्राइस मान लेते हैं 30 रुपये में, आटे एक केजी में 5 लोगों का आटा वो जो है रोटी बन गई, और 2 किलो आम लेके चला आया, तो 30 और 40 कितना हो गया, 70। जहाँ पे उसका खर्च होता था एक टाइम का खाने का 150 रुपये, वहाँ पे 70 रुपये में हो जाएगा, 80 रुपये वो बचाएगा, तो अगले दिन के लिए उसने अपना सेटअप कर लिया कि नहीं कर लिया। तो इस तरीके से भी उसका बेनिफिट होता है। क्लियर इतना, आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या। और एक चीज़ और पता है बच्चा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सा,
कब कौन लाया, कहाँ से आया, पॉजिटिव क्या है उसके, फेजेस कब से कब थे, अचीवमेंट क्या हुआ, और भैया इसके फेलियर भी तो हैं। तो आइए फेलियर की बात करते हैं। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन न्यू टेक्नोलॉजी वॉर लुक्ड अपॉन आ बीइंग रिस्की फॉर फार्मर। जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन आए तो नए नए टेक्नोलॉजी की वजह से आप नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे, और नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे तो फार्मर को फार्मर जो है को जो काम मिलता था वो काम जो है आपको मिलना कम हो गया, यानी बंद हो गया। क्लियर इतना? वो कैसे बताते हैं। फसल अगर उगाते थे आप, जब फसल उगाते थे तो अगर टेक्नोलॉजी का नया नया इस्तेमाल करेंगे तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे मैंने कह दिया किसी दूसरे इंसान को, लेबर को देख ऐसा करो कि जो है ना इसमें पानी की ज़रूरत है, तो एक हर लोग जो तुम्हें हमने रख दिया है, सिर्फ तुम्हें शाम के शाम आना है और पानी जो है नहर से कुएँ से निकाल के इसमें खेतों में डालते रहना है। अब ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके कम पानी में ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, तो मुझे एक लेबर रखने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं पानी डालने के लिए, तो इससे तो हमारा नुकसान हुआ ना उस लेबर का। रिस्क फॉर पेस्टिसाइड्स अटैक। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा जो है दवाइयों का छिड़काव करने पे ना पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है ना, तो ये भी नुकसान था। रिस्क फॉर इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। जिनके पास पैसा था, जैसे बड़े बड़े किसान जिन्होंने हाई यील्ड सीड्स का यूज़ किया, मगर जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। लिमिटेड क्रॉप्स। आप जो है सिर्फ जो है वीट, राइस, पल्स एंड ग्राम्स ही सिर्फ उगा सकते थे, बाकी और आप यहाँ पे उगा नहीं सकते थे। सॉयल डिग्रेडेशंस। अगर आपने जो है उसमें जो है मिट्टी को में उपजाऊपन बनाने के चक्कर में ढेर सारे फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ करना स्टार्ट किया, तो पता चला कभी कभी ये होता था कि वो पूरा का पूरा जो है सॉइल की जो है उसकी क्वालिटी ही ख़त्म हो जाती थी। अनइवन बेनिफिट्स। आपका जो बेनिफिट जो मिलने वाला था वो बेनिफिट्स आपको मिलता नहीं था। अनइवन सेपरेट, ठीक ना, या लिमिटेड एरिया। ये जो है ये जो क्वालिटी थी, ये जो पॉइंट था हाई यील्ड सीड्स वाला, वो लिमिटेड एरिया के लिए था। जैसे केरला और तमिलनाडु, ठीक है ना, केरला तमिलनाडु, एक स्टेट और था, एक सेकेंड सेंस होता, हाँ आंध्र प्रदेश। इन जब जगहों के लिए ये वाला जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का फार्मेट वहाँ के लिए प्रॉपर वे में सेटअप नहीं था। क्लियर है इतना? तो आई होप कि ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको समझ में आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोगों ने इसका इस्तेमाल करके जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी जो लो सिचुएशन पे थी, अचानक से वो इसका इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए और हम दिन पे दिन उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हुए चले गए, जिससे हमें बेनिफिट्स लगातार मिलते चले गए। क्लियर है इतना? अब हम लोग जब बात करेंगे नए वाले टॉपिक में, तो हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशंस के बारे में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में। यानी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो कोई डाउट होगी तो पूछ लेना, और मैंने ये रोक करके इसको पॉज करके आप जो है नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा। इसके बाद ये वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हेडिंग डालिएगा, 2 फेजेस में मेंशन करिएगा, फिर ये वाले टॉपिक्स को राइट करिएगा, फिर अचीवमेंट है इसके, एंड फिर इसके बाद बेटा इसके फेलियर है, एंड दिस वन, ठीक। फिर हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में मंडे से स्टडी करेंगे। बाय बाय।